क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण में क्या बताना, ढंग या तरीका बताना। क्या बताना, ढंग या तरीका बताना। किसका, क्रिया का ढंग या तरीका कौन बताता है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। परिभाषा देखिए इसकी, परिभाषा क्या कहते हैं अपने पास कि क्रिया के होने का ढंग या तरीका तथा स्वीकृति, निषेधता, निश्चितता, अनिश्चितता का बोध कराने वाले क्रिया विशेषणों को क्या कहते हैं, हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक, समझ में आया यहाँ तक, परिभाषा समझ में आया आपको। जैसे एक उदाहरण दूं मैं आपके लिए। क्या उदाहरण समझो दोस्तों इस बात को। उदाहरण, बस फटाफट भर गई। बस क्या कर गई, फटाफट भर गई। ठीक, तो ये फटाफट शब्द क्या बता रहा है हमारे पास, क्रिया की विशेषता बता रहा है। क्या बता रहा है, फटाफट क्रिया की विशेषता बता रहा है। कैसे, क्या बता रहा है, ये क्रिया की ढंग या तरीका कैसे बता रहा है कि बस फटाफट भर गई। बस क्या कर गई, फटाफट भर गई। जैसे दूसरा उदाहरण, मोहन सरपट दौड़ता है। क्या करता है, मोहन सरपट दौड़ता है। तो मोहन तो क्या है, करता, ठीक, दौड़ना उसकी क्या है, क्रिया। और जो सरपट है अपने पास, ये क्या बता रहा है कि दौड़ने का ढंग या तरीका बता रहा है। क्या बता रहे हैं, दौड़ने का ढंग या तरीका बता रहा है। इसलिए क्या हो गया, रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो गया। कौन सा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कौन सा क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक दोस्तों, आप बिल्कुल निश्चित होकर इन बातों को गौर से पढ़िए। मेरे साथ साथ आप निश्चित होकर इन बातों को गौर से पढ़िए। जो ये परिभाषा आपके समझ में आ जाएगी तो ये तो आपके बिल्कुल कंटेक्स्ट समझ में आ जाएगा। आप परिभाषा से इनको अच्छी तरह से समझ सकते हो और यहाँ पर समझ में आ ही गया होगा आपके। और आप बिल्कुल निश्चित होकर पढ़िए। लास्ट में मैं एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे सारे के सारे क्रिया विशेषण एक ही शब्द से समझ में आ जाएंगे। ठीक, एक ही वाक्य में मैं आपको पूरे के पूरे क्रिया विशेषण अविकारी शब्द पढ़ा दूंगा। ठीक, आगे बढ़े। आगे अपना क्रिया विशेषण क्लियर हो गया। अविकारी शब्द का कौन सा भाग क्लियर हो गया, क्रिया विशेषण क्लियर हो गया। क्रिया विशेषण के हमने कितने भाग पढ़ लिए, 4 भाग पढ़ लिए। कितने भाग पढ़ लिए, 4 भाग पढ़ लिए। दूसरे भाग की बात करेंगे अब। ठीक, अविकारी शब्दों के अंतर्गत अविकारी शब्दों के जो हमारा बिंदु था, कौन सा, अविकारी शब्द। अविकारी शब्द के अंदर हमने पहला क्या पढ़ लिया था, क्रिया विशेषण अव्यय। क्या पढ़ लिया हमने, क्रिया विशेषण अव्यय। क्या पढ़ लिया हमने, क्रिया विशेषण अव्यय। ठीक, इसका दूसरा भाग कौन सा है, दूसरा प्रकार अविकारी शब्दों का कौन सा है, संबंध बोधक अव्यय। कौन सा, संबंध बोधक अव्यय। कौन सा है, संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय क्रिया विशेषण अव्यय हमने पढ़ लिया। ठीक, हमारा पूरा क्लियर हो गया क्रिया विशेषण अव्यय की और क्रिया विशेषण के प्रकार भी हमारे क्लियर हो गए। अब कौन सा भाग पढ़ेंगे हम, कौन सा प्रकार पढ़ेंगे, संबंध बोधक अव्यय। कौन सा, संबंध बोधक अव्यय। नाम से पता चल रहा है कि ये किसका बोध कराएगा, संबंध का बोध कराएगा। किसका बोध कराएगा, ये संबंध का बोध करवाएगा। किसका बोध करवाएगा दोस्तों, ये संबंध का बोध कराएगा। संबंध का बोध कराने वाले अव्यय पदों को क्या कहते हैं, संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं, संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे परिभाषा में लिखूं मैं कि संबंध का बोध कराने वाले पदों को क्या कहते हैं, संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं, संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। ठीक, किसका बोध कराने वाले, संबंध का बोध कराने वाले अव्यय पदों को क्या कहते हैं, संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। इनका प्रयोग दोस्तों कहाँ किया जाता है, इनका प्रयोग
इनका प्रयोग दो क्रिया दो इनका प्रयोग दो दो संज्ञा इनका प्रयोग दो संज्ञा व सर्वनाम इनका प्रयोग दो संज्ञा व सर्वनाम पदों को जोड़ने के लिए किया जाता है। कहाँ किया जाता है? दो संज्ञा पदों को जोड़ने के लिए, संज्ञा सर्वनाम पदों को जोड़ने के लिए किया जाता है। कहाँ किया जाता है? दो संज्ञा सर्वनाम पदों को जोड़ने के लिए किया जाता है। नाम से पता चल रहा है कि संबंध बोधक अव्यय किसका बोध कराएंगे? संबंध का बोध करवाएंगे। किसका बोध करवाएंगे दोस्तों? संबंध का बोध करवाएंगे। इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है? संज्ञा व सर्वनाम पदों को जोड़ने के लिए किया जाता है। कहाँ किया जाता है? संज्ञा व सर्वनाम पदों को जोड़ने के लिए किया जाता है। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, राधा के बिना श्याम क्या है? परेशान है। क्या है? परेशान है। राधा के बिना श्याम परेशान है। क्या है दोस्तों? राधा के बिना श्याम क्या है? परेशान है। किसके बिना? राधा के बिना श्याम परेशान है। क्या है दोस्तों? राधा के बिना श्याम परेशान है। आप तो नहीं है ना अपनी राधा के बिना परेशान? आप तो नहीं है ना अपनी राधा के बिना परेशान, जैसे श्याम अपनी राधा के बिना परेशान है। तो ये अपने श्याम शब्द और राधा शब्द आया, तो ये क्या है? अपने पास क्या है? संज्ञा शब्द है। कौन सा शब्द है ये? संज्ञा शब्द है दोस्तों। कौन सा शब्द है ये? संज्ञा शब्द है। ठीक, ये भी संज्ञा शब्द है अपने पास। कौन सा शब्द है? ये भी संज्ञा शब्द है। ठीक, और जो ये के बिना शब्द है अपने पास, कौन सा पद दोस्तों? ये के बिना किसका बोध कराना है? संबंध का बोध कराना है। किसके बीच का संबंध? श्याम और राधा के बीच के संबंध को कौन दर्शा रहा है दोस्तों? के बिना दर्शा रहा है। कौन दर्शा रहा है? के बिना दर्शा रहा है। ठीक, मैंने क्या बताया था परिभाषा में कि ये संबंध का बोध कराते हैं। किसका बोध कराते हैं? संबंध का बोध कराते हैं। और इनका प्रयोग संज्ञा व सर्वनाम पदों को जोड़ने के लिए किया जाता है। कहाँ किया जाता है? संज्ञा व सर्वनाम पदों को जोड़ने के लिए किया जाता है। जैसे राधा के बिना श्याम परेशान है। किसके बिना परेशान है? राधा के बिना श्याम परेशान है। तो के बिना क्या बता रहा है? यहाँ संबंध बता रहा है। और श्याम और राधा क्या है? अपने पास संज्ञा है। ठीक, ये अपना कौन सा क्लियर हो गया? संबंध बोधक अव्यय क्लियर हो गया। ठीक, आगे बात करें तो तीसरा अविकारी शब्द का जो प्रकार आया अपने पास, वो कौन सा आया? समुच्चय बोधक अव्यय। कौन सा आया? समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय। कौन सा आया? समुच्चय बोधक अव्यय। कौन सा है दोस्तों हमारे पास? तीसरा इसका प्रकार समुच्चय बोधक अव्यय। कौन सा आया? समुच्चय बोधक अव्यय। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, क्या? नाम से ही पता चल रहा है समुच्चय, अर्थात किसका बोध कराएगा? ये समूह का। किसका कराएगा दोस्तों? समूह का। किसका बोध कराएगा? ये अपने पास समूह का बोध कराएगा। किसका बोध कराएगा दोस्तों? समूह का बोध करवाएगा। ठीक, किसका बोध करवाएगा? समूह का बोध करवाएगा। ठीक, किसका बोध कराएगा दोस्तों? अपने पास समुच्चय बोधक अव्यय समूह का बोध करवाएगा। परिभाषा में लिख दूं मैं आपके लिए, समूह का बोध कराने वाले पदों, समूह का बोध कराने वाले पदों को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। ठीक, यहाँ तक पंचायत समझ में आया दोस्तों? समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहते हैं? समूह का बोध कराने वाले अव्यय पदों को क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। इसके दो भेद माने जाते हैं। कितने भेद? दो भेद। इसके कितने भेद हैं दोस्तों? दो भेद हैं। कितने भेद हैं इसके? दो भेद हैं।
दो भेद कौन कौन से हैं इसके? एक तो है अपने पास अनादिकरण, व्याधिकरण। एक तो कौन सा है? व्याधिकरण। व्याधिकरण है दोस्तों, क्या है? व्याधिकरण। दूसरा व्याधिकरण है पहला तो, और दूसरा है व्याधिकरण। अनादि व्याधिकरण पहला तो कौन सा है दोस्तों? व्याधिकरण। और दूसरा क्या है? समानाधिकरण। क्या है? समानाधिकरण। समानाधिकरण, ठीक। समानाधिकरण और व्याधिकरण कितने भाग है इसके? कितने भेद है दोस्तों इसके? दो भेद हैं। कौन कौन से? समानाधिकरण और व्याधिकरण। समानाधिकरण और व्याधिकरण, ठीक। आगे बढ़े। समानाधिकरण क्या है और व्याधिकरण क्या है, इसको मैं आपको बता दूं। समानाधिकरण और व्याधिकरण। समानाधिकरण का अर्थ होता है क्या दोस्तों? जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना। अर्थात योजक का काम कौन करता है? किसका काम करता है? ये योजक का काम करता है। किसका काम करता है दोस्तों? योजक का काम करता है। किसका काम करता है? योजक का काम करता है, अर्थात समायोजन का काम करता है। समायोजन का काम कौन करता है दोस्तों? अपने पास समानाधिकरण करता है। व्याधिकरण का अर्थ होता है अलग करना। क्या होता है दोस्तों? अलग करना। व्याधिकरण का अर्थ क्या होता है दोस्तों? अलग करना। जिसे हम वियोजन भी कर सकते हैं। क्या? वियोजन। क्या कहते हैं दोस्तों इसको? वियोजन कर सकते हैं, ठीक। मैंने क्या बताया? समुच्चय बोधक अव्यय किसका बोध कराएंगे? समूह का बोध कराएंगे। समूह का बोध कराने वाले पदों को क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। इसके दो भेद बताइए। व्याधिकरण, व्याधिकरण का अर्थ है अलग करना अर्थात वियोजन, और समानाधिकरण का अर्थ है जोड़ना। क्या? जोड़ना दोस्तों। क्या है इसका अर्थ? जोड़ना। इसका अर्थ क्या है? जोड़ना और योजक या समायोजन, और योजक या समायोजन, ठीक। जैसे एक उदाहरण से समझते हैं इसको। किससे? उदाहरण से। उदाहरण से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि समुच्चय बोधक अव्यय अर्थात किस क्या काम करेंगे? अपने क्या काम करेंगे? योजक का काम करेंगे। किसका काम करेंगे? योजक का काम करेंगे। जैसे वाक्य को अर्थात वाक्य वाले टॉपिक को मैं यहाँ जोड़ रहा हूँ दोस्तों। वाक्य वाले टॉपिक को यहाँ पर जोड़ रहा हूँ। वाक्य कितने प्रकार के हैं? वाक्य 3 प्रकार के। कितने प्रकार के दोस्तों? 3 प्रकार के वाक्य पढ़ते हैं हम। कौन कौन से पढ़ते हैं? एक तो साधारण वाक्य, साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, साधारण वाक्य और संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। वाक्य के मूल कितने भाग हैं दोस्तों? 3 भाग हैं, ठीक। जैसे ये तो अपने पास साधारण वाक्य हो गया, ठीक। और जो उपवाक्य जोड़ेंगे इसके, ये तो अपने पास कौन सा वाक्य हो गया दोस्तों? साधारण वाक्य हो गया, ठीक। और यदि इसमें एक और उपवाक्य जोड़ दिया जाए तो ये कौन से वाक्य? संयुक्त वाक्य बन गया, ठीक। कौन सा वाक्य बन गया दोस्तों? संयुक्त वाक्य बन गया। यदि एक इसमें और भी उपवाक्य जोड़ दिया जाए तो ये क्या बन गया दोस्तों? मिश्र वाक्य बन गया। क्या बन गया दोस्तों? मिश्र वाक्य बन गया। अब ये क्या बन गया अपने पास? मिश्र वाक्य बन गया, ठीक। अब इसको एक उदाहरण से समझाऊंगा दोस्तों। किसे समझेंगे इसे? एक उदाहरण से समझेंगे। दोस्तों इसका क्या समझिए? उदाहरण समझिए। जैसे मैं एक उदाहरण लिख दूं, राम पढ़ता है, राम पढ़ता है, राम पढ़ता है, ठीक। मैंने क्या लिख दिया? एक उदाहरण लिखा आपके सामने, राम पढ़ता है। आराम आराम से समझिए दोस्तों, मेरे साथ इसको आराम आराम से समझिए। मैं आपको अच्छी तरह से इसको समझा दूंगा, आप आराम आराम से समझिए इसको दोस्तों मेरे साथ। कि मैंने क्या लिखा? पहला वाक्य राम पढ़ता है, ठीक। राम पढ़ता है, ये तो कौन सा हो गया अपने पास? एक मैंने क्या लिखा था? साधारण वाक्य। क्या लिखा था? साधारण वाक्य। ये तो क्या हो गया अपने पास? साधारण वाक्य। दूसरा मैं लिखूं, लेकिन श्याम, लेकिन श्याम सोता है, श्याम सोता है, लेकिन श्याम सोता है। मैंने क्या लिखा? राम पढ़ता है लेकिन श्याम सोता है। मैंने क्या बताए थे आपको? 3 प्रकार के वाक्य बताए थे।
कौन सा? पहला साधारण वाक्य, दूसरा क्या बताया था? संयुक्त वाक्य, और तीसरा क्या बताया था? मिश्र वाक्य। ठीक, 3 प्रकार के वाक्य बताए थे। पहला लिख दिया राम पढ़ता है। ठीक, ये तो क्या हो गया अपने पास? साधारण वाक्य हो गया। ठीक, लेकिन श्याम सोता है, ये क्या हो गया? इसका जो उपवाक्य जोड़ दिया हमने, लेकिन श्याम सोता है, ये क्या है? उपवाक्य। उपवाक्य जुड़ते ये क्या हो गया दोस्तों? संयुक्त वाक्य हो गया। और जैसे मैं लिख दूं यहाँ, तथा राधा भोजन पकाती हैं। राधा क्या करती हैं दोस्तों? भोजन पकाती हैं। अब मैंने क्या लिखा था कि ये क्या करते हैं? योजक का काम करते हैं। कौन? समुच्चय बोधक अव्यय। मैंने बताया था आपके समानाधिकरण और व्याधिकरण। क्या बताया था आपको? समानाधिकरण और व्याधिकरण। समानाधिकरण क्या कार्य करता है अपने पास? संयोजक का, अर्थात योजक का कार्य करता है, या जोड़ने का कार्य करता है। तो अपने पास यहाँ शब्द देखिए दोस्तों, पहला मैंने क्या बताया था? एक वाक्य कि राम पढ़ता है, ये तो साधारण वाक्य है। ठीक, श्याम सोता है, ये कौन सा वाक्य हो गया दोस्तों अपने पास? ये उपवाक्य जुड़ते हैं, ये कौन सा वाक्य बन गया दोस्तों अपने पास? ये तो हो गया साधारण वाक्य, ये हो गया आपके पास संयुक्त वाक्य। ठीक, ये कौन सा हो गया? संयुक्त वाक्य। लेकिन राधा भोजन पकाती है, ये हो गया अपने पास पूरा का पूरा वाक्य मिश्र वाक्य। ठीक, कौन सा हो गया? मिश्र वाक्य। अब जो दोस्तों गौर करो इसमें, इनको जो जोड़ने का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है? लेकिन तथा। कौन कर रहा है? लेकिन तथा। जो ये लेकिन तथा है, यही क्या है अपने पास? समुच्चय बोधक अव्यय है। क्या है ये अपने पास? समुच्चय बोधक अव्यय है। मैंने क्या बताया कि ये किसका कार्य करता है? समूह का, अर्थात योजक का कार्य करता है। योजक अर्थात जोड़ने का कार्य करता है। ठीक, यहाँ तक समझ में आएगा। इसके आगे ये लेकिन और सोता की जगह आप और अन्य शब्द भी लगा सकते हैं, और अन्य शब्द भी लिख सकते हैं। जैसे इसमें अनेक शब्द आ सकते हैं, लेकिन, किंतु, परंतु, और जैसे अथवा, और इन शब्दों का भी आप इनकी जगह प्रयोग कर सकते हैं। इन शब्दों का भी आप इनकी जगह प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एवं और वर्ण, बल्कि, इसलिए, जो इन शब्दों का भी दोस्तों आप इनकी जगह प्रयोग कर सकते हैं। जैसे राम पढ़ता है, लेकिन इनकी जगह किंतु भी लगा सकते हो। राम पढ़ता है किंतु श्याम सोता है, राम पढ़ता है किंतु श्याम सोता है। और इस तथा की जगह आप किसका प्रयोग कर सकते हो दोस्तों? तथा की जगह आप किसका प्रयोग कर सकते हो दोस्तों? और का भी प्रयोग कर सकते हो। और राधा क्या करती है? भोजन पकाती है। तो अपने पास ये जो योजक चिन्ह आ रहे हैं, जो योजक आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं अपने पास? योजक शब्द आ रहे हैं, योजक पद आ रहे हैं। यही क्या है दोस्तों अपने पास? समुच्चय बोधक अव्यय है। ठीक, यही क्या है दोस्तों अपने पास? समुच्चय बोधक अव्यय है। आगे इसके चौथे प्रकार की बात करिए। कौन सा प्रकार? चौथा। कौन सा प्रकार चलेगा दोस्तों? चौथा प्रकार चलेगा। चौथा किसका चलेगा? विस्मयादि बोधक अव्यय। कौन सा बताएं अपने पास? विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय कौन सा है दोस्तों? चौथा प्रकार अपने पास लास्ट प्रकार है दोस्तों, विस्मयादि बोधक अव्यय। कौन सा प्रकार है दोस्तों? विस्मयादि बोधक अव्यय, जो आपके बिंदु का अंतिम प्रकार है। आपके बिंदु का अंतिम प्रकार है विस्मयादि अर्थात किसका बोध होता है? आश्चर्य या अचरज, आश्चर्य या अचरज का बोध कराने वाले शब्द क्या है दोस्तों? विस्मयादि बोधक अव्यय हैं। आश्चर्य या अचरज का बोध कराने वाले पद क्या है दोस्तों अपने पास? विस्मयादि बोधक अव्यय हैं। क्या है दोस्तों? विस्मयादि बोधक अव्यय हैं। जैसे
एक उदाहरण से समझो इसको। जैसे एक उदाहरण से समझो दोस्तों इसको। जैसे उदाहरण दूंगा आपको मैं, वह कैसा दृश्य है, वह कैसा दृश्य है, वह कैसा दृश्य है। तो दोस्तों जो ये वह आया अपने पास, वह, इससे किसका बोध हुआ दोस्तों हमें? आश्चर्य या अचरज का। किसका? आश्चर्य या अचरज का। किसका बोध हुआ दोस्तों हमें? आश्चर्य या अचरज का। अर्थात वह कैसा दृश्य है, अर्थात ऐसी ऐसी वस्तुएं नजर आना, अर्थात हमारे मन में ऐसा भाव पैदा होना जो हमें अचरज में या आश्चर्य आश्चर्य में डाल दें। वही क्या है दोस्तों? विस्मयादिबोधक अव्यय हैं। वही क्या है? विस्मयादिबोधक अव्यय हैं। जैसे आप किसी रास्ते से जा रहे हो, जैसे आप किसी रास्ते से जा रहे हो, आपको कोई वस्तु नजर आई, आपको कोई वस्तु नजर आई, तो आप क्या बोलोगे? और वो वस्तु ऐसी हो जो आपने पहले कभी नहीं देखी हो, और वो वस्तु कैसी हो? जो आपने पहले कभी नहीं देखी हो। तो आप क्या कहोगे? अरे ये कैसी वस्तुएं हैं, अरे ये कैसी वस्तुएं हैं, क्या कहोगे आप? अरे यह कैसी वस्तु है, क्या कहोगे आप? अरे ये कैसी वस्तु है। तो दोस्तों जो ये हरे शब्द आ रहा है आगे, जो ये हरे आ रहे हैं, हरे शब्द आ रहा है आगे, ये किसका बोध करा रहा है? हमारे विस्मयादिबोधक अव्यय का। किसका? विस्मयादिबोधक अव्यय का। तो दोस्तों इसकी जगह बहुत सारे शब्द आ सकते हैं, बहुत सारे ऐसे पद हैं जो आगे वाक्य के आगे जुड़ते हैं, वो विस्मयादिबोधक अव्यय रहते हैं। वाक्य के जो आगे जुड़ते हैं वो क्या है? विस्मयादिबोधक अव्यय हैं। जैसे अन्य और शब्द लिखाऊं मैं आपके लिए, अन्य पद, अन्य पद, अन्य और पद लिखाऊं दोस्तों मैं आपके लिए। जैसे अरे, अरे और अजी, हरे व अजी। जैसे अहो, उफ, क्या? उफ। ये ऐसे पद हैं दोस्तों, ये ऐसे पद हैं जिसे हमें आश्चर्य या अचरज का बोध होता है, आश्चर्य या अचरज का बोध होता है। जैसे दत्त थेरेगी, क्या कहते हैं हम? दत्त थेरेगी, ठीक, दत्त। और इसके आगे और क्या आते हैं? जैसे शाबाश, शाबाश, क्या आते हैं दोस्तों? शाबाश। और क्या आते हैं? शाबाश। और जैसे अरे, क्या आते हैं दोस्तों? शाबाश, अरे। और क्या आते हैं अपने पास? जैसे बात करें और क्या आते हैं? आश्चर्यजनक शब्द क्या आते हैं? जैसे धन्यवाद, क्या आते हैं अपने पास? धन्यवाद। तो दोस्तों यही नहीं, ये ऐसे और अनेक शब्द हैं जो आपको आश्चर्य या अचरज में डाल देते हैं, जो आपको आश्चर्य या अचरज में डाल देते हैं। तो दोस्तों ये हमारी अंतिम, इस टॉपिक का अंतिम बिंदु था जो आज खत्म हो गया है, हमारा अभिकारी शब्द खत्म हो गया है। अब मैं आपको वो चीजें बताऊंगा, ऐसी चीजें बताऊंगा जिनमें चारों के चारों अभिकारी शब्द के भाग एक ही वाक्य में क्लियर हो जाएंगे, एक ही वाक्य में क्लियर हो जाएंगे। सब प्रश्नों के आंसर कैसे दोगे दोस्तों? आप कैसे पहचानोगे? तो पहचान बता रहा हूं दोस्तों मैं आपको, चारों के। तो दोस्तों मैं आपको अविकारी शब्द के चारों भाग मात्र 4 लाइनों में ही बताने वाला हूँ, मात्र 4 लाइनों में ही बताने वाला हूँ। जो आपको किताबों में भी देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों, वो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। कितने लाइनों में? मात्र 4 लाइनों में बता रहा हूँ दोस्तों। समझना मेरे साथ साथ, आप भी अच्छी तरह से समझना, ठीक। पहला कौन सा पढ़ा था हमने? क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण अव्यय, ये पढ़ा है दोस्तों। पहला कौन सा भाग था अविकारी शब्द का? क्रिया विशेषण अव्यय। क्या पढ़ा था? क्रिया विशेषण अव्यय, ठीक। क्रिया विशेषण अव्यय
क्रिया विशेषण अव्यय की जो स्थान है, क्रिया विशेषण अव्यय का जो स्थान है वाक्य में, वो कहाँ होता है दोस्तों। सुनना मेरी बात को ध्यान से और गौर से सुनना। मैं लिखने से ज्यादा बोलने में दोस्तों आपको बहुत कुछ बता दूंगा, लिखने से ज्यादा बोलने में दोस्तों मैं आपको बहुत कुछ बता दूंगा। आप मेरे मेरे शब्दों में गौर करना, मेरे शब्दों में गौर करना। जैसे एक ही वाक्य में, एक ही वाक्य में ये कहाँ काम आते हैं, एक ही वाक्य, एक ही वाक्य में दो, एक ही वाक्य में, एक ही वाक्य में कहाँ काम आते हैं दोस्तों ये, एक ही वाक्य में क्रिया से ठीक बोले, कहाँ क्रिया से, क्रिया से, क्रिया से, क्रिया से ठीक बोले, कहाँ दोस्तों क्रिया से ठीक बोले। ठीक, मैंने आपको बताया था क्रिया जैसे दौड़ना, चलना, उठना, बैठना, ये सब क्रियाएं आते हैं दोस्तों। उनसे ठीक बोले, उनसे ठीक बोले जो शब्द विशेषता बता रहा है वही क्या है अपने पास क्रिया विशेषण है, वही क्या है दोस्तों अपने पास क्रिया विशेषण है। ठीक, आगे बात करें समुच्चय बोधक अव्यय। दूसरा कौन सा आता है दोस्तों अपने पास, हमारे पास दूसरा कौन सा आता है, संबंध बोधक अव्यय या समुच्चय बोधक अव्यय। कौन सा ले पहले, पहले लेते हैं हम समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक, कौन सा, समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय दोस्तों इसकी पहचान कैसे करोगे आप, इसकी वाक्य में पहचान कैसे करोगे दोस्तों आप। समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं कहाँ, दो उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। क्या कार्य, दो उपवाक्यों, उपवाक्यों के मध्य, के मध्य कहाँ होता है दोस्तों ये, दो उपवाक्यों के मध्य। ठीक, मैंने आपको बताया था समुच्चय बोधक अव्यय में कि ये किसका काम करते हैं, योजक का काम करते हैं। किसका काम करते हैं, योजक का काम करते हैं। अर्थात दो उपवाक्यों को जोड़ने का काम कौन करता है, समुच्चय बोधक अव्यय करता है। कौन करता है दोस्तों, समुच्चय बोधक अव्यय करता है। आगे अपना आया तीसरा, कौन सा था, तीसरा कौन सा था दोस्तों अपना तीसरा था संबंध बोधक अव्यय। कौन सा, संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय था, संबंध बोधक अव्यय में मैंने आपको क्या बताया था, संबंध बोधक अव्यय में मैंने आपको क्या बताया था कि एक ही वाक्य में, एक ही वाक्य में दो पदों या दो शब्दों के मध्य, एक ही वाक्य में दो पदों या दो शब्दों के मध्य जो इनको जोड़ने का काम करता है वो कौन करता है दोस्तों, संबंध बोधक अव्यय करता है। कौन करता है दोस्तों, संबंध बोधक अव्यय करता है। क्या करता है, एक ही वाक्य में, एक ही वाक्य में दो 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 पदों, दो पदों या दो शब्दों, दो पदों या दो शब्दों के मध्य, के मध्य आएगा दोस्तों। कहाँ आएगा ये, के मध्य। कहाँ आएगा दोस्तों ये, के मध्य। ठीक, मैंने क्या बताया था संबंध बोधक अव्यय में कि ये एक ही वाक्य में दो पदों के मध्य या दो शब्दों के मध्य। जैसे जो ये क्या होता, मैंने क्या बताया था आपको, कौन सा बचा अपने पास दोस्तों, विस्मयादि बोधक अव्यय। कौन सा बचा दोस्तों अपने पास, विस्मयादि, विस्मयादि बोधक अव्यय। कौन सा बचा दोस्तों अपने पास, विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय में मैं आपको वाक्य के आरंभ में, हमेशा दोस्तों ये कहाँ आएंगे, वाक्य के आरंभ में। कहाँ देखने को मिलेगा आपको ये शब्द, वाक्य के आरंभ में। विस्मयादि बोधक अव्यय यानी कि अचरज का भाव, अचरज का बोध कराने वाले जो पद हैं अपने पास वो कहाँ मिलेंगे दोस्तों, आरंभ में मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, कहाँ मिलेंगे, आरंभ में। ठीक है दोस्तों, अपना जो अविकारी बिंदु हमने स्टार्ट किया था आज वो संपूर्ण बिंदु खत्म हो गया है दोस्तों। उसका
हमने अच्छे से अध्ययन कर लिया है दोस्तों, और आशा करता हूँ कि आपको ये बिंदु अच्छे से समझ में भी आया होगा। और आप लोगों का सपोर्ट यदि रहेगा, आप लोगों का सपोर्ट यदि हमें रहेगा, तो मैं हिंदी की संपूर्ण ग्रामर को यूट्यूब में ऐसे 1 नंबर से 2 नंबर से सजा दूंगा, प्रथम और द्वितीय की तरह सजा दूंगा, नंबर वाई क्रम वाई सूचीबद्ध तरीके से एक आपके यूट्यूब में सजा दूंगा दोस्तों। यदि आप लोगों का प्यार और सपोर्ट बना रहे दोस्तों, और चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ, ताकि हमारा जो वीडियो आए उसकी सूचना आपको बार बार मिलती रहे। प्रत्येक दिन हमारा वीडियो इसी चैनल माँ जगदम्बा क्लासेज में अपलोड किया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।